हाय दोस्तों, स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम कल जो रिवीजन किए थे, यहाँ तक हम लोग रिवीजन कर चुके थे दोस्तों। तो आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं यहाँ से AVL ट्री से। दोस्तों रिवीजन करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। दोस्तों हम जो है दोस्तों BPSC TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं, जो कि कंप्यूटर साइंस का रहने वाला है। और उसी के विषय में हम लोग कंप्यूटर साइंस का ये डाटा स्ट्रक्चर है दोस्तों, डाटा स्ट्रक्चर है, यानी DS भी कह सकते हैं इसको, DS चैप्टर है। इसी को हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ये पार्ट 3 है दोस्तों। जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 देख सकते हैं दोस्तों। ये पार्ट 3 है, रिवीजन का पार्ट 3 है। जो भी दोस्तों हमसे रिवीजन करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो हमसे जुड़े और हमारे साथ ही रिवीजन करें दोस्तों। नहीं, हम कोई टीचर है, हम स्टूडेंट ही है, आपके तरह ही ये BPSC TRE 4 कंप्यूटर साइंस एस्पिरेंट है। इसीलिए हम, मेरा नोट्स ये है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम और आप मिलके रिवीजन करें, साथ में मिलके रिवीजन करें। तो देरी नहीं करते दोस्तों, चलते हैं हम अपना रिवीजन क्लास में। दोस्तों ये अब आज का टॉपिक है AVL ट्री। AVL ट्री क्या है दोस्तों? इसका इन्वेंटर कौन है? एडल्सन, वेल्सी और लैंडिस। ये जो है दोस्तों इसका इन्वेंटर है। ये क्या है दोस्तों? अपने आप में सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है। इस ट्री में जब कोई नया नोड आता है तो BF बैलेंस फैक्टर एलोकेट किया जाता है। यह बैलेंस फैक्टर ट्री के बैलेंस या अनबैलेंस होने को ही बताता है। बैलेंस फैक्टर कैन ओनली बी -1, 0 और +1। इसको यही डिनोट करता है। बैलेंस फैक्टर को ड्राइव करने के लिए लेफ्ट सब ट्री की हाइट राइट सब ट्री की हाइट को घटाया जाता है। जैसे ये है, इसके इधर से जितना भी सब ट्री है इसको इधर से घटाया जाता है, मतलब लेफ्ट साइड की सब ट्री और राइट साइड की सब ट्री से घटाया जाता है। तो यहाँ पे कहा भी क्या है, हाइट ऑफ लेफ्ट है, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। अब इनको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे ये 100 है, ठीक है ना, इसका हमको क्या निकालना है? ये क्या बोलते हैं, AVL ट्री निकालना। तो AVL ट्री कैसे निकलेगा? जैसे हम पहले जनरेशन देख लेते हैं। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो इसका जनरेशन में से इसके जनरेशन में घटाना है। तो इसका जनरेशन कितना है? यहाँ से शुरू हो रहा है दोस्तों। इसका जनरेशन ये लास्ट है, यहाँ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ से 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ। नहीं, इसका हमको 100 का निकालना है ना। 100 का लास्ट यहाँ से आ रहा है, यहाँ से यहाँ जनरेशन है। ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ। यहाँ तक कितना जनरेशन हुआ? 3 जनरेशन हुआ। देख लेते हैं ये, क्योंकि ये लास्ट से शुरू हो रहा है। तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये मतलब ये जनरेशन 3 है। तो यहाँ 3 आ गया। कहा भी गया है कि लेफ्ट साइड जो है सब ट्री, लेफ्ट साइड सब ट्री माइनस राइट साइड सब ट्री। अब राइट साइड क्या, 3 तो आ गया। अब राइट साइड देखते हैं, तो यहाँ से इसका यहाँ ही ख़त्म हो जा रहा है। तो ये यहाँ से 0, यहाँ से शुरू होगा इसका जनरेशन। 0, 1, 2, 0 हुआ, ये हुआ, इसका यहाँ से शुरू हो गया। 0, 1, 2, तो 2 हो गया। तो 3 - 2 बराबर 1। ये 100 का बोलते हैं। अगर पूछेगा कि 100 का AVL ट्री बताओ, तो ये इस AVL ट्री कैसे निकलेगा? 3 - 2 बराबर 1। अगर 150 का पूछ देगा AVL ट्री निकालो, इसका इधर देखिए एक ही है और इधर भी एक ही सब ट्री है। तो इसका कैसे हो जाएगा? 1 - 1। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 - 1, क्योंकि 0 से यहाँ शुरू होता है। 0, 1, 0, 1, इसलिए 1 - 1 बराबर 0। तो ये सबका AVL ट्री है। 50 का है, 75 का है, क्योंकि ये 1 - 1 0 है। ये 1 - 2 कैसे हुआ, इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ से शुरू होता है, ये राइट साइड कितना, लेफ्ट साइड कितना है? 0 और 1। तो यहाँ 1 आ गया। फिर इधर कितना है? 0, 1, 2, यहाँ 50 तक कितना हो गया? 2। तो 1 - 2 बराबर -1। तो इसका 50 का AVL ट्री क्या हो गया? -1। इससे क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, पीछे करके बैक करके, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं, हाउ कैन यूज फाइंड BF इन AVL ट्री। अब AVL ट्री कैसे निकाला जाता है, तो इसको देखते हैं। लेफ्ट सब ट्री हाइट माइनस राइट सब ट्री हाइट, जो पता है। लेफ्ट और
राइट सब ट्री घटाएंगे, जितना भी आएगा वही उसका एवीएल ट्री होगा। अब यहाँ एक बता रहा है चेक द गिवन एवीएल ट्री एंड फाइंड आउट BFF, तो हमको निकालना है। तो कैसे निकालना है, अब कि ये पूछ रहा है BFF का पूछ रहा है, F का एवीएल ट्री पूछ रहा है। तो F का हमको पहले देखना है, F यहाँ है तो इसका लेफ्ट साइड कितना है 0 1 2 और राइट साइड कितना 0 1 है। तो इसका साफ साफ दिख रहा है 2 - 1 बराबर 1, तो इसका एवीएल ट्री कितना होगा 1 होगा। तो ये जो है दोस्तों ये पूरे का एवीएल ट्री है, पूरा पोर्शन का एवीएल ट्री। इसको आप लोग पॉज करके देख ले और समझ ले दोस्तों, ये पूरा एवीएल ट्री है, ये सब का है, जितना भी एलिमेंट है जितना भी नोड है सबका एवीएल ट्री यहाँ पे दिया हुआ है, सॉल्व है क्वेश्चन। अब चलते हैं रेड ब्लैक ट्री, ये भी एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ऐसा ट्री जिसमें एक लेवल के सभी नोड या तो रेड होंगे या ब्लैक होंगे, एक लेवल के सभी नोड, जैसे ये एक लेवल हुआ, ये क्या है ब्लैक है, और ये क्या है रेड है, रेड होगा ये लेवल हुआ, तो एक लेवल का जितना भी नोड होगा वो तो या तो रेड होगा या तो ब्लैक होगा, तो ये रेड है। फिर यहाँ पे देखते ये पूरा ब्लैक है, फिर यहाँ रेड है, मतलब एक लेवल के जितने भी नोड है वो क्या होंगे ब्लैक होंगे या रेड होंगे। तो इसमें आप साफ साफ दिख रहा भी है, और हम नोट्स भी बनाए इसको रेड से और इसको ब्लैक से। ब्लैक लिखते तो थोड़ा दिखता नहीं, क्योंकि ब्लैक ही वो है बोर्ड है तो इसमें दिखेगा नहीं, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा ग्रीन पे रखें, मतलब नेवी ब्लू में रखें, ताकि ये ब्लैक की तरफ से हम लोग समझ सकते हैं। तो ये भी BST है, इसको निकालना, ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का होमवर्क है, इसको आप लोग निकाल के देखें कि बनता है कि नहीं बनेगा तो फिर हमें दोस्तों फिर हम बता देंगे। इसका सबका मैम एवीएल ट्री निकालना है, 55 का निकालना है, कैसे निकलेगा जनरेशन पहले देख लेंगे, राइट जनरेशन फिर लेफ्ट जनरेशन को, लेफ्ट जनरेशन में राइट जनरेशन को घटा देंगे। अब चलते ग्राफ दोस्तों, हम लोग ट्री पढ़ लिए, ये ट्री ही था सर दोस्तों, ये सब ट्री ही था। अब हम लोग ग्राफ देखते हैं, ग्राफ क्या है नोड एंड एज का कलेक्शन, ये नोड हुआ और ये एज हुआ, जैसे ये दूसरे में मिला, ये इसको एज कहा जाता है और इसको नोड कहा जाता है, इन दोनों का कलेक्शन ही ग्राफ कहलाता है। नोड को वर्टेक्स या वर्टिक्स भी कहा जाता है, जैसे नोड हुआ इसको वर्टेक्स या वर्टिक्स भी कहा जाता है। नोड को आपस में कनेक्ट करने के लिए एज का यूज किया जाता है। एक ग्राफ मल्टीपल नोड्स वर्टिक्स सेट ऑफ एज के बीच रिलेशनशिप को डिस्प्ले करता है। जी बिल्कुल, ग्राफ को डिनोट कैसे किया जाता है, जैसे ये जी है, ये ग्राफ हुआ, अब इसके ब्रैकेट के अंदर है V - E, V से क्या हो गया दोस्तों वर्टिक्स हो गया, और E से क्या हो गया एज हो गया। तो V और G सेट ऑफ वर्टिक्स इन ग्राफ, G का मतलब ही हुआ सेट ऑफ वर्टिक्स इन ग्राफ, जैसे ये जो V है। फिर E क्या हो गया, E से हो गया एज इन ग्राफ, समझे, सेट ऑफ एज इन ग्राफ, ये ग्राफ के अंदर जो सेट है उसको ही कहा जाता है ये एज। अब देखिए दोस्तों ये एक एलिमेंट है नोड है और ये इस तरह से मिला हुआ है, ये ग्राफ हुआ दोस्तों, इसको ये पूरे टोटल को ग्राफ कहा जाता है। तो अब इसमें E1 वर्टिक्स है, जैसे B A C D सब मिला हुआ है, ये कितना नोड है 1 2 3 4 नोड है दोस्तों, इसमें देखते हैं 4 नोड है, और एज कितना है, तो नोड जैसे एज निकालना है ना n+1 कर देंगे, नोड +1 n+1, तो इसका एज निकल जाएगा। या तो क्या करेंगे दोस्तों n एज -1 कर देंगे तो ये नोड निकल जाएगा। तो क्या हो गया दोस्तों, जैसे देख रहे हैं 1 2 3 4 है, ये क्या हो गया दोस्तों ये नोड हो गया। अब E1 जो है दोस्तों ये B से A गया या A से B कह सकते हो, इसी का पूछा है ये E एज E1 है एज, E1 दोस्तों देखो A से B और B से A, यही कहलाता है इसका, जो भी नोड एक दूसरे से कनेक्ट है उस बीच को ही एज कहते हैं। जैसे E2 निकालना हो तो A और C से मिला है, A और C से, और C और A से, C और A से मिला है, तो यही इसका दोस्तों एज है और वर्टिक्स है, इसी को कहा जाता है। अगर यहाँ से भी समझ सकते हैं, जैसे G1 है, G1 पहले निकालना तो V और E होता है, जैसे यहाँ पे बोले G1 V और E होता है, V और E, तो V क्या है दोस्तों वर्टिक्स कितना है 4 है, हम अभी बताए थे वर्टिक्स कितना है 4 है, और E एज कितना है एज 5 है। हम बोले थे नोड को ही वर्टिक्स भी कहा जाता है, तो ये नोड कितना है
ये नोड है 4 और एज कितना है 5, क्यों है ये 5, 1 2 3 4 5, और ये कितना है नोड कितना है जिसे वर्टिक्स बोलते हैं, तो ये 4 है, 1 2 3 4 है ना, यही कहा गया है। इसको आप देख सकते हैं दोस्तों, ये यही कहा गया है। तो जैसे जी का मतलब वी कितना है 1 2 3 4 वर्टिक्स 1 2 3 4, और ई कितना है मतलब एज कितना है 1 2 3 4 5, E1 E2 E3 E4 E5 में दर्शाया भी गया है दोस्तों, इसी को कहा जाता है एज। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है इसमें किसका पूछा गया, यहाँ पे क्वेश्चन है फॉलोइंग ग्राफ फाइंड आउट द E3 एज कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नोड, E3 कौन कौन नोड से कनेक्ट है, ई देखना यहाँ पे है E3, बी और डी से कनेक्ट है दोस्तों, बी और डी से कनेक्ट है। अगर यहाँ डी और बी भी रहता तो वो भी मेरा आंसर होता, क्योंकि आपस में मिल रहा है, तो ये आंसर हो गया। ये सब आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर ए होगा। अब यहाँ पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट टेल वेदर दिस कैन बी ए ग्राफ, ये कि मतलब ये ग्राफ है तो यस बोलेंगे। क्यों यस बोलेंगे, ये ग्राफ है, देखिए ये मिल रहा है, क्यों यस बोलेंगे, हाँ है। अब कैसे है देखिए, ट्री में नोड एंड एज का कलेक्शन होता है तथा सेम यही ग्राफ में भी होता है। जैसे ट्री में होता है दोस्तों, ये एज और नोड का कनेक्शन हुआ, ये एज है और ये नोड है, इसका कनेक्शन हुआ तो समझ लीजिए ये ग्राफ है। हाँ दोस्तों, और एक बात बात जानना जरूरी है, यहाँ पे कहा गया ऑल द ट्री कैन बी ए ग्राफ बट ऑल ग्राफ कैन नॉट बी ए ट्री। इसमें कहा गया, इसमें क्या कहा गया, ऑल ट्री, जैसे ये ट्री है, ऑल ट्री कैन बी ए ग्राफ, मतलब ये ग्राफ है, ये ग्राफ हो सकता है, ऑल ट्री ग्राफ हो सकता है, मगर ऑल ग्राफ ट्री नहीं हो सकता है। तो इसको आप अच्छा से समझ जाए दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, एस्टेट में भी पूछा गया है और TRE 3 में भी पूछा गया है, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया। अब टाइप्स ऑफ ग्राफ देखना है दोस्तों, टाइप्स ऑफ ग्राफ क्या क्या है। एक तो यूनि डायरेक्टेड ग्राफ होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है। अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या है, जब किसी ग्राफ के नोड के बीच एज में डायरेक्शन नहीं दी जाती तो इसे यूनि डायरेक्ट ग्राफ कहते हैं। जैसे कोई भी ग्राफ हुआ, नोड हुआ, जैसे ये देखिए ये नोड हुआ, इसमें क्या, ये नोड है, इसके बीच में एज जो है, इसमें क्या कहा गया है वो नहीं दिया गया, क्या डायरेक्शन नहीं दिया, या इधर या इधर या इधर या इधर, कहीं पे भी डायरेक्शन नहीं दिया गया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अनडायरेक्ट ग्राफ कहा जाता है। वही ये सब भी है, ये सब भी कहा गया है। अब डायरेक्टेड ग्राफ क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ में ये दिया हुआ है ना, पहले यहाँ देखते हैं, ऐसा ग्राफ जिसकी एज में डायरेक्शन दी गई हो, तो डायरेक्शन दी गई है ए से बी की ओर, सी से ए की ओर और बी से सी की ओर, तो इसे सिंपली हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। और क्या कहा गया, इस ग्राफ के एज में सिंगल साइड की डायरेक्शन दी जाती है, इसलिए इसे यूनि डायरेक्शन ग्राफ कहते हैं। इसमें एक ही साइड, जैसे सी से ए है तो इसीलिए एक ही साइड जाएगा, इसलिए इसको यूनि डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। अब यहाँ कहा गया E1 जो किधर है, ए और बी की ओर है, ए से बी की ओर है। E2 किधर है, E2 बी से सी की ओर, बी से सी की ओर। E3 किधर है, सी से ए की ओर, सी से ए की ओर। यही कहा गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, इसमें आप समझ गए होंगे। यूनि डायरेक्टेड ग्राफ बाय डायरेक्शन ग्राफ ही होता है, जबकि डायरेक्टेड ग्राफ अनडायरेक्टेड यूनि डायरेक्टेड ग्राफ होता है। चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से आप समझ गए। अब समझते हैं अगले टॉपिक क्या है, डैग मतलब डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। क्या है दोस्तों, डैग का मतलब डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, पढ़ नहीं पाता हूँ दोस्तों, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, ठीक है दोस्तों, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, ठीक है। ऐसा डायरेक्टेड ग्राफ जिसमें एक भी साइकिल नहीं बनता है, मतलब एक भी साइकिल नहीं बनता है, इसे ही क्या कहा जाता है, एसाइक्लिक ग्राफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसाइक्लिक ग्राफ कहा जाता है। यदि किसी ग्राफ में एक नोड वर्टेक्स से शुरू होकर वापस उसी नोड या वर्टेक्स में पहुंच जाए तो उसे साइकिल कहते हैं। जैसे ये एक वर्टेक्स हुआ, जिसे हम नोड भी कहते हैं, ये भी नोड हुआ, ये भी नोड हुआ, यह वर्टेक्स हुआ, यहाँ से गया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से मिल गया, तो ये एक साइकिल का रूप ले लिया, तो इसे ही क्या कहते हैं, तो साइकिल कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं, इसे साइकिल कहते हैं। मगर ये नहीं होना चाहिए, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ ये नहीं होना चाहिए, वही कहा गया है।
जैसे यहाँ पे देखिए ये फॉर्म दिया गया है, लेट ए ग्राफ G1 7 9 फाइंड आउट इफ द ग्राफ G1 कैन बी डैग और नोट। ये मतलब ये डैग है या नोट है, मतलब डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ है या नहीं है। आंसर यस, देयर इज नो साइकिल, देयर इज नो साइकिल। अब इसमें साइकिल नहीं बन रहा है दोस्तों, इसलिए इसको बोल रहा है क्या बोलते हैं, इसलिए इसको नहीं बोला गया। क्योंकि देखिए साइकिल क्यों नहीं बन रहा है, देखिए दोस्तों ये तो यहाँ से हम देखते हैं, ये तो यहाँ से आ गया, फिर यहाँ से आ गया, ठीक है, इसका डायरेक्शन इधर है, फिर यहाँ से आ गया, ठीक है, मगर यहाँ से इसका डायरेक्शन नहीं है क्योंकि ये उल्टा आ गया है, तो ये साइकिल नहीं बन रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, साइक्लिक ग्राफ कहा जाता है, इसलिए साइक्लिक ग्राफ कहा जाता है। कहीं भी देखेंगे आप, कहीं से भी नहीं मिल रहा है। जैसे ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, कहाँ देखते हैं, यहाँ आया, यहाँ यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, इसको यहाँ जाता तो साइकिल बन जाता, मगर नहीं बना। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ये साइक्लिक ग्राफ कहते हैं। यहाँ पूछा गया ये है क्या नहीं, तो ये दोस्तों है, देयर इज नो साइकिल, इसमें साइकिल नहीं बन रहा है, तो इसलिए ये साइक्लिक ग्राफ हो गया। अब मल्टी ग्राफ क्या है, ऐसा ग्राफ जिसमें दो नोड के बीच मल्टीपल एज तो पैरेलल एज के परमिट किया जाए तो वह मल्टी ग्राफ कहलाता है। टू वर्टेक्स कैन बी कनेक्टेड यूजिंग मोर देन वन एज, लूप इज आल्सो अलाउड, लूप इज आल्सो अलाउड। ये इसको लूप का, जैसे कोई वर्टिक्स है इसमें ऐसे आ गया तो ये क्या कहलाया दोस्तों, ये नोड वो लूप कहलाएगा। अब देखिए यदि कोई सिंगल एज किसी नोड से स्टार्ट होकर वापस उसी नोड पर पहुंच जाए तो उसे लूप कहते हैं। जैसे किसी सिंगल एज, ये जो सिंगल एज है ये लूप है, ये नोड है, इसको एज कहा जाता है। शुरू स्टार्ट होकर फिर वापस वहीं पहुंच जाए तो इसे लूप कहा जाता है, ना कि इसको साइकिल कहा जाता है। ये साइकिल नहीं है, साइकिल हम बताए थे साइकिल कैसा होता है। साइकिल जैसे ये एक नोड हुआ, दो नोड, तो ये ऐसे जाके ऐसे मिल जाए तो इसे ही साइकिल कहा जाता है, क्योंकि ये एक एज वो नोड है और ये ऐसे मिल जा रहा है, इसे वो कहा जाता है, मतलब लूप कहा जाता है। यहाँ देखिए यदि किसी नोड से स्टार्ट होकर मल्टीपल नोड्स तथा मल्टीपल एज से होते हुए वापस स्टार्टिंग नोड पर पहुंच जाए तो इसे साइक्लिक कहते हैं। समझ के दोस्तों, साइक्लिक किसे कहते हैं तो हम बता ही देते साइकिल किसे कहते थे, वही ये दिया गया है, वही दिया गया है। अब देखिए साइकिल वन हम पहले देखते हैं। साइकिल वन कहाँ से हम उठाते हैं, जैसे देखिए साइकिल वन है, देखिए ए से कहाँ गया है, ए से सी, साइकिल पहले वन देख, इसमें कितना है, दो है, जैसे ए से सी गया, सी से डी गया, डी से फिर ए गया, तो ये साइकिल वन हो गया। तो वैसे साइकिल वन गया, ए से सी गया, सी से डी गया, डी से ए गया। अब ए और सी के बीच में कौन सा एज है, ए और सी के बीच में E2 है, यहाँ पे E2 दिया हुआ है। फिर सी और डी के बीच में कौन सा है, सी और डी के बीच में कौन सा एज है, 5 है, यहाँ 5 दिया हुआ है। फिर डी से ए के बीच में कौन सा एज है, डी से ए के बीच में E3 है, जो कि यहाँ दिया गया है। अब साइकिल 2 में भी उसी तरह है। अब साइकिल 2 में ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, है ना साइकिल 2, ए से बी, बी से सी से डी, डी से ए से बी देखो दोस्तों, ए से बी ई है, ए से बी E1 है, फिर बी से डी E4 है, फिर डी से 5 कितना, डी से सी से डी E5 है, फिर डी से ए E3 है। मेरे हिसाब से आप समझ गए। लूप 1 कहेगा तो दोस्तों लूप जैसे यहाँ से जाके फिर यहीं से वापस आ गया तो E6 से क्या है दोस्तों, लूप है, वही यहाँ भी दिया गया है दोस्तों। अब सिंपल ग्राफ देखते हैं दोस्तों। ऐसे ग्राफ जिसमें मल्टीपल नोड के मध्य पैरेलल एज हो या लूप अलाउड नहीं है, अनडायरेक्ट ग्राफ कहलाता है। जैसे ए हुआ, बी हुआ, डी हुआ, सी हुआ, मल्टीपल नोड के मध्य पैरेलल एज या लूप अलाउड नहीं हो, मतलब कि जैसे मल्टीपल नोड हुआ, जैसे ये मल्टीपल नोड हुआ, इसके बीच जो है दोस्तों मल्टीपल नोड के बीच ना पैरेलल एज होना चाहिए ना लूप अलाउड होना चाहिए, इसीलिए इसे सिंपल क्या कहा जाता है, सिंपल ग्राफ कहा जाता है। ये अनडायरेक्ट ग्राफ है दोस्तों, जैसे यहाँ दिया गया। अब वेटेड ग्राफ क्या है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा सिंपल ग्राफ
जिसमें एज को कोई भी वेट या नंबर दिया जाता है। इससे वेट को कॉस्ट या टाइम या वैल्यू या लेंथ या वॉल्यूम के रूप में दिया जा सकता है। प्रयोग, इसका प्रयोग दोस्तों मैप के रूप में हो जाता है। जो शॉर्टेड पाथ जो होता है ये वेटेड ग्राफ का ही काम करता है। इट इज यूज टू कंप्यूट शॉर्टेड पाथ। यह डायरेक्टेड तथा अनडायरेक्टेड दोनों होता है दोस्तों। जैसे यहाँ से हम देखते हैं ए बी सी डी ई और फिर ए पे चला गया। ये तो यहाँ अगर हमको डी में पहुँचना है तो पहले बी से बात सी से डी पहुँचना है, तो ये नहीं होना। ये ए से सीधा जो डी में पहुँचेगा इसी को कहते हैं वेटेड ग्राफ। इसे क्या कहते हैं? वेटेड ग्राफ। और मैप जो रहता है दोस्तों, जैसे यहाँ से हमको एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से यहाँ दिखाएगा, फिर यहाँ से ऐसे दिखाएगा। किसी भी जो शॉर्टेड पाथ होगा वो यही दिखाएगा। पहले प्रेफर यही करेगा कि आप यहाँ से जाइए, ना कि ये बताएगा ना कि यहाँ ये बताएगा मैप। पहले इसी को पहले लाइन करेगा कि आप इस पाथ से जाइए। तो कंप्लीट ग्राफ किसे कहते हैं दोस्तों? ऐसा ग्राफ जिसमें सभी नोड आपस में कनेक्ट हो, फुल्ली कनेक्टेड ग्राफ या मेश ग्राफ कहते हैं। जैसे ए बी सी ए बी डी सी या इधर से कहीं से भी हो, मगर सब आपस में कनेक्ट होना चाहिए। तो ये फुल्ली ग्राफ बोलते हैं या कंप्लीट ग्राफ कहते हैं, क्योंकि सब आपस में कंप्लीट है। न कि एक तो नोड निकल के इधर आ गया, न कि एक तो नोड निकल के इधर आ गया। तो ये पूरा आपस में कंप्लीट है। ये फुल्ली मतलब कंप्लीट ग्राफ कहते हैं। कनेक्टेड ग्राफ क्या है दोस्तों? ऐसा ग्राफ जिसमें प्रत्येक नोड किसी न किसी एक एज से कनेक्ट हो, उसे कनेक्टेड ग्राफ कहते हैं। किसी न किसी एक नोड से कनेक्ट हो, जैसे ये एक नोड से कनेक्ट है या इधर से एक नोड से कनेक्ट है, तो ये क्या हो? कनेक्टेड ग्राफ है दोस्तों। हाँ, अब जैसे कनेक्टेड ग्राफ, जैसे ये भी इधर से, ये भी इधर से, सब जोड़ा, यहाँ से भी है, यहाँ से भी, कम से कम एक तो है। इसमें क्या यहाँ नहीं है, इधर तो मिल गया मगर ये नहीं, तो इसको हम नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ कहा भी गया नोट कनेक्टेड ग्राफ। अब नल ग्राफ क्या है दोस्तों? ऐसा ग्राफ जिसमें एज की संख्या 0 होती है। नल ग्राफ जिसमें एज की संख्या 0, जैसे ये है, इसमें ये एज है ही नहीं, तो ये आपस में क्या हो गया? नल ग्राफ कहते हैं, क्योंकि इसमें एज नहीं है। इसको एज कहा जाता है दोस्तों, एज नहीं है। तो इसीलिए जैसे यहाँ ए डी सी डी ई, मतलब जो भी दिया गया इसमें आपस में कनेक्ट ही नहीं, तो ये क्या है दोस्तों? नल ग्राफ है। अब टर्म्स ऑफ ग्राफ क्या है? किसी ग्राफ में एक नोड से दूसरे नोड पर जाना, तो ये क्या है दोस्तों? टर्म ग्राफ है। ये दो प्रकार के होते हैं, ओपन वाल और क्लोज वाल। जैसे पहले देखते हैं दोस्तों, यहाँ सी से सीधे ए में आ गया, बी से ए में आ गया, बी से सी में चला गया, सी से डी में आ गया, डी से बी में चला गया, डी से ई में आ गया और ई से एफ में चला गया। अब ओपन वाल कैसे है दोस्तों? जैसे सी से ओ में गया, सी से ए में जाना चाहिए, सी से डी है दोस्तों, सी से डी है और डी से ई से ए। हम इसको थोड़ा सुधार लेते हैं दोस्तों। सी से डी से ई से ए, ये ओपन वाल को हो गया। यहाँ कहाँ से जा रहा है? यहाँ से सी से डी से ई से ए, ये ओपन वाल का हो गया। क्लोज वाल का क्या हो? सी से डी से बी, सी से डी से बी, ये क्या हो गया? क्लोज वाल का हो गया। तो आप यहाँ पे अच्छा से समझ गए होंगे कि क्या समझाना चाह रहे हैं दोस्तों। आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों, कल चलेंगे ट्रायल क्या है, सर्किट क्या है, फिर साइकिल क्या है, कल इसको हम समझेंगे दोस्तों। थोड़े थोड़े करके लाते हैं दोस्तों, अभी काफ़ी दिन बचा हुआ है बीपीएससी 4 में, बीपीएससी टीआरई 4 में अभी 22 से लेकर 29 या कितना दिन 29 सितंबर तक दिया गया है दोस्तों। तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है दोस्तों, मेरे पास सारा पीडीएफ पड़ा हुआ है दोस्तों। तो आप हमारे साथ रिवीजन करें और हमसे जुड़े। सब इसी तरह का मेरे पास और भी सब सब्जेक्ट है दोस्तों, 14 सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस का, 14 सब्जेक्ट का मेरे पास है इसी तरह का नोट्स है दोस्तों। इसी नोट्स से हम लोग रिवीजन करेंगे, टाइम पे आने पे इस नोट्स को भी प्रोवाइड भी करेंगे दोस्तों।
क्योंकि मेरा अभी छोटा चैनल है दोस्तों, क्योंकि आप लोग अभी जुड़े भी नहीं हैं। तो इसलिए जब बहुत थोड़ा बड़ा चैनल हो जाएगा, जुड़ जाएंगे लोग, बहुत बड़ा चैनल हो जाएगा तो लोग जुड़ेंगे, तो उसमें नोट्स भी प्रोवाइड करने में हमको मज़ा आएगा। तो इसीलिए अभी सिर्फ हम नोट्स रिवाइज कर रहे दोस्तों। और भी अगर कोई दोस्त है दोस्तों, उसको भी ये लेकर आइए, हमारे साथ जुड़े। ठीक है दोस्तों, फिर अगले सेशन में मिलते हैं। अगले सेशन पे हम लोग क्या शुरू करेंगे, ट्रायल से शुरू करेंगे दोस्तों, यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।